तो बेटे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये प्रोसेस है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन है जो दैट इज फॉर्म्ड बाय फिल्टरिंग द ब्लड एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स है जो दे आर रिक्वायर्ड। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड in urine formation। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पहले बेटे हम तीनों जो प्रोसेसेस है ना, तीनों जो स्टेप्स है उनका मतलब समझ लो क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो ये हमने बनाया था बोमेन्स कैप्सूल और ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी आ गई, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल हो गया, और यहाँ पे हमने बनाया था ग्लोमेरुलस। तो ये एफिरेंट आर्टीरियल है जो वो अंदर एंटर की, और ये हो गया ग्लोमेरुलस। इसके बाद यहाँ से इफिरेंट आर्टीरियल है जो वो निकली और इसने यहाँ पे नेटवर्क बना दिया अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, जिसको हमने बोला था पेरिटिब्यूलर नेटवर्क। तो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क तक की अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। अब क्या हुआ बेटे, देखो यहाँ पे है जो वो ब्लड आया और ब्लड आके यहाँ पे फिल्टर हुआ। जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई ब्लड की उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन से जो नीचे जो भी लिक्विड आ गया इसको हम बोल रहे हैं दिस इज फिल्ट्रेट, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे ब्लड है जो उसको चाहिए होती है वापस। तो ये जो चीजें है ना, जब ये फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें हैं जो वापस कहाँ जाएंगी, ये ब्लड हो गया, कुछ चीजें फिल्ट्रेट में से वापस ब्लड में जाएंगी, तो हम इसको बोलेंगे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। क्यों हमने इसको ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन बोला? क्योंकि यहाँ पे पीसीटी के जो सेल्स है, ये हमने बोला था कि पीसीटी है जो इसके सेल्स हैं क्यूबॉइडल एंड इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो ये सारे सब्सटेंसेस है ना बेटे, सबसे पहले ये वाले जो पीसीटी के सेल्स है वो रीएब्सॉर्ब करेंगे, उसके बाद यहाँ से इंटरसेलुलर फ्लूइड में से होता हुआ ये मटेरियल वापस ब्लड में चला जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ऐसे ही जब फिल्टर होता है ब्लड तो उसमें कुछ चीजें अभी भी वेस्ट मटेरियल की तरह प्रेजेंट होती हैं, या आयनिक बैलेंस के लिए कुछ चीजें हैं जो वो वापस फिल्ट्रेट में डालनी होती है। तो यहाँ से कुछ चीजें हैं जो ब्लड में से वापस किस में आएंगी, फिल्ट्रेट में आएंगी। जो चीजें यहाँ से वापस फिल्ट्रेट में आई वो आया वाया दीज सेल्स ऑफ द पीसीटी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, पीसीटी के थ्रू आया इन द फिल्ट्रेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो जो चीजें फिल्ट्रेट में से ब्लड में वापस गई बाय रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स, उसको हमने बोला ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। और जो चीजें ब्लड में से फिल्ट्रेट में वापस आई वाया सेल्स ऑफ द पीसीटी, दे आर नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। और वाया सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, दे आर नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर इतना? तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम शुरू करते हैं स्टेप्स। दैट इज फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो, उसमें हमने बोला कि जो ब्लड आया दैट इज फिल्टर्ड। ये जो ब्लड आया इन द ग्लोमेरुलस दैट इज फिल्टर्ड वाया द फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन्स। फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन्स हमने की थी, कौन सी थी? एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, podocytes of the Bowman's capsule
एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन द टू। इनके थ्रू ब्लड है जो वो फिल्टर हुआ, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फिल्टर हुआ। हमने क्या था कि नियर अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड है जो किडनी तक पहुंचता है पर मिनट, और ये है जो वो फिल्टर आउट होता है यहाँ पे, और उसका 20% प्लाज्मा का 20% जो फ्रैक्शन है वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ आएगा। फिल्ट्रेशन हुई क्योंकि ग्लोमेरुलस है जो उसमें फाइन पोर्स प्रेजेंट है, और जो पोडोसाइट्स है दे आर अरेंज इन सच एन इंट्रिकेट मैनर कि उनमें छोटी छोटी स्पेसेस बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड है जो फिल्टर होके किसमें आ गया, इन द ल्यूमन ऑफ द पीसीटी। तो जो फिल्ट्रेशन इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो हमने किया था 10 mm ऑफ मर्करी है, एंड जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है दैट इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो वो क्या हो गया, दिस इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड at glomerulus level, at glomerulus level near about 1100 to 1200 ml of blood get filtered per minute। जब हमने सर्कुलेशन किया था तो हमने कहा था कि जो हार्ट है वो पर मिनट 5 लीटर्स जो ब्लड है उसको पंप करता है, तो ये उसका हार्ट का 1/5 ब्लड है जो उसको फिल्टर करता है, दैट इज नियरली 1/5 ऑफ द ब्लड pumped by heart। The effective filtration pressure is 10 mm of mercury, and blood is filtered via endothelium of glomerulus, then podocytes of Bowman's capsule, and basement membrane between two। इनको हमने बोला फिल्ट्रेटिंग membranes। The cells of podocytes are arranged in such an intricate manner that it filters the blood so finely so it filters the blood in such a fine manner that all plasma and its components get filtered except large sized proteins and fats. Such a filtration is called ultrafiltration।
Such a filtration is called ultrafiltration. The effective filtration pressure हमने लिख लिया 10 mm of mercury हो गया. The GFR glomerular filtration rate is 125 ml per minute or 180 liters per day. Near about 20% fraction of the plasma which reaches to kidneys get filtered. ठीक है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया. एंड तो जो GFR है ना बेटे, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड. GFR है जो, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड. वैसे तो हम इसकी डिटेल्स आगे जाके करेंगे. GFR इज ऑटो रेगुलेटेड. GFR हमने किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब पर मिनट किडनीज है जो वो कितना फिल्ट्रेट बनाने, उसको हम बोला था GFR. GFR है जो अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है. जैसे हमने ज्यादा पानी पी लिया तो हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो जब फ्लूइड लेवल इंक्रीज होएगा तो जो आर्टरीज है उनमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा एंड GFR है जो वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज हमारी बॉडी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. और अगर हमने रिक्वायरमेंट से कम पानी पिया है तो हमारी बॉडी कम यूरिन प्रोड्यूस करेगी, वाटर को ज्यादा कंजर्व करेगी. तो GFR है जो, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड. कैसे ऑटो रेगुलेटेड है? रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR बाय मींस ऑफ, फर्स्ट है मियोजेनिक कंट्रोल. मियोजेनिक कंट्रोल, मियोजेनिक, मियो वर्ड इज फॉर मसल्स. कि जैसे ही एज GFR इंक्रीजेस तो जो एफिरेंट आर्टेरियोल्स है उनका डायमीटर क्या होगा? प्रेशर की वजह से ज्यादा हो गया. क्योंकि हमने कहा था आर्टरीज में बहुत मस्कुलर होती है उसकी वॉल. जैसे ही प्रेशर पड़ा तो उनकी वॉल्स क्या हो गई? डायलेट हो गई. जब वॉल्स डायलेट हुई तो किडनीज तक ज्यादा ब्लड आ गया, जिसकी वजह से GFR इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एज बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीजेस, एज बॉडी fluid level increases, the lumen of afferent arterioles get dilated, more blood will reach to kidneys, thereby increasing GFR. तो उस टाइम पे क्योंकि बॉडी में फ्लूइड लेवल ज्यादा है तो हमारी बॉडी है जो वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगी. सेकेंड है बाय मीन्स ऑफ रेनिन. ठीक है, यहाँ हमने किया था जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म. ये जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म तब ऑपरेट होता है जब GFR डिक्रीज हो गया, बॉडी में फ्लूइड लेवल है जो वो डिक्रीज हो गया. तो एज बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीजेस, बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीजेस, तो हमने कहा था रेनिन इज सिक्रीटेड, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय कौन से सेल थे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, JG सेल्स. ये जो रेनिन है इट विल एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन. ठीक है, फिर एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ और एंजियोटेंसिन है जो ये वासो कंस्ट्रिक्टर है. वासो कंस्ट्रिक्टर
तो वेसो कंस्ट्रिक्टर होने की वजह से इट will narrow the lumen of the efferent arterioles. Narrowing lumen of efferent arterioles, maintaining GFR. Then थर्ड कंट्रोल है न्यूरल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल में है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक मैंने बताया था आपको कि जब भी हमारी बॉडी सिंपैथेटिक कंडीशंस में होती है, कौन सी सिंपैथेटिक कंडीशन, जैसे फियर है, एंगर है ना, कोई हमें किसी चीज से डर लग रहा है, तो वो होती है सिंपैथेटिक कंडीशंस. कोई दुख है ना, इन द पीरियड ऑफ ग्रीफ, दैट इज सिंपैथेटिक कंडीशन. तो जो सिंपैथेटिक नर्व है वो इनर्वेट करते हैं किडनीज को. सिंपैथेटिक ब्लड वेसल्स है जो दे इनर्वेट किडनीज. nerve fibers, not blood vessels, nerve fibers of sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system innervates kidneys. When get stimulated, they decreases the GFR. They decreases GFR. ठीक है, तो हमने क्या किया अभी, हमने क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस पे होएगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होएगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फिल्टर आउट होता है at an effective filtration pressure of 10 mm of mercury via these 3 filtrating membranes. तो जो फिल्ट्रेट आया, it is having almost the same composition as that of this blood plasma. जितना भी ब्लड प्लाज्मा आया उसका 20% फ्रैक्शन है जो वो फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारा कहाँ चला गया, इफरेंट आर्टेरियोल में चला गया. तो जो जिस रेट पे किडनीज है जो वो फिल्टर आउट कर रही है ब्लड को, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जीएफआर है जो ये हमारी बॉडी फ्लूइड लेवल के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है. 3 टाइप की हमने एडजस्टमेंट्स की हैं. वन इज मियोजेनिक, कि जैसे जीएफआर इंक्रीज, दैट इज बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीज होएगा तो जीएफआर को भी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा ना हो जाए. तो इसलिए जो ब्लड वेसल्स है, एफरेंट आर्टेरियोल्स है, वो डायलेट हो जाती हैं, ज्यादा ब्लड आएगा, फिल्टर हो जाएगा, किडनीज है जो वो ज्यादा यूरिन पास आउट करके बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करेंगे. सेकंड, जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म तब ऑपरेट होता है जब बॉडी में फ्लूइड लेवल डिक्रीज होता है, तो उस टाइम पे जेजी सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं. रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करते हैं, एंड एंजियोटेंसिन है जो वो वासो कंस्ट्रिक्टर होने की वजह से कंस्ट्रिक्ट कर देगी एफरेंट आर्टेरियोल्स को, इंक्रीजिंग द जीएफआर. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जीएफआर है जो वो डिक्रीज हो जाता है. अब हम करेंगे सेकेंड स्टेप, दैट इज कौन सा, सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन. सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन. तो ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन क्या होगा, बताया मैंने आपको कि फिल्ट्रेट है जो यहाँ पे बेटे जो फिल्ट्रेट आया, ये मैं बना दूं फिल्ट्रेट, हम पूरी डायग्राम आगे जाके बनाते हैं. दिस इज द फिल्ट्रेट. तो ये जो फिल्ट्रेट है ना बेटे, इसकी हमने कहा कि फिल्ट्रेट है जो फिल्ट्रेशन है जो दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब हर चीज फिल्टर आउट हो जाती है एक्सेप्ट लार्ज सेल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. मतलब कि ये जो फिल्ट्रेट है इसकी सेम कंपोजिशन है एज दैट ऑफ प्लाज्मा. इट इज हैविंग सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा. तो अगर आपको याद हो जब हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन किया था तो हमने कहा था कि प्लाज्मा है जो इसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, देन सल्फेट्स है, फॉस्फेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, सोडियम क्लोराइड है, गैसेस है, ऑक्सीजन, बहुत सारा कुछ है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है.
वो सारा कुछ किस में आ गया, फिल्ट्रेट में आ गया। ठीक है, बट हमने ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, ये सब कुछ हमारी बॉडी को चाहिए वापस। तो इसलिए ये सब चीजें फिल्ट्रेट में से किस में आ जाएंगी, इन द ब्लड। ठीक है, कहाँ आ जाएंगी, इन द ब्लड। तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस में होती है, पीसीटी में। अब हमने बोला कि 180 लीटर्स पर डे जो फिल्ट्रेट है वो प्रोड्यूस होता है, बट हम पास आउट कितना करते हैं, यूरिन सिर्फ 1 to 1.5 लीटर, 1.5-2 लीटर इतना यूरिन है जो वो हम पास आउट करते हैं। तो फिर 90% से भी ज्यादा फिल्ट्रेट है जो वो रीअब्सॉर्ब होगा ना, तो उसमें मेन एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, वाटर की होगी। तो पीसीटी में बहुत सारा पानी है जो वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत सारे, मतलब मेन जो रीअब्सॉर्प्शन है ना वो पीसीटी में ही होती है। जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ग्लूकोज में भी ये रीअब्सॉर्प्शन है जो प्राइमरी हो, में भी सेकेंडरी हो, में भी एक्टिव हो, में भी पैसिव हो। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन है जो इसमें हमने क्या बनाना है, देखो पहले जो है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, द फिल्ट्रेट which is produced by nephrons is nearly isotonic to blood plasma. At PCT, maximum reabsorption occurs near about 70 to 80% of electrolytes. 70 to 80% of the electrolytes. Then electrolytes हो गए, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑयल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी लिखो at PCT level, then water 70 to 80% electrolytes, ions like sodium, potassium, chloride, sulfates and phosphates, they are reabsorbed. तो ये जो बेटे है ना हमारे जो यहाँ पे पीसीटी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट्स वगैरह रीअब्सॉर्ब हुए, तो ये हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस है जो उसको मेंटेन करते हैं। इसमें से कुछ चीजें हैं जो वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हुई। एक्टिव होता है बाय यूजिंग एटीपी, कि किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर सेल को एटीपी यूज करने पड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और कोई है जो वो पैसिवली मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें सेल को एटीपी यूज नहीं करने पड़ते। तो इसमें से बेटे जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम है जो दे आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव। ये हम आगे जाके करेंगे कि हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप है जो वो चलता रहता है, तो यहाँ भी वो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट हुआ जिसकी वजह से सोडियम है जो पोटेशियम सोडियम दोनों वापस चले गए किसमें, ब्लड के अंदर। देन सोडियम के साथ साथ जो मेम्ब्रेन है ना सेल्स की, उसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स, उनके थ्रू ग्लूकोज भी अंदर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स
ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय सेकेंडरीली एक्टिव प्रोसेस। मतलब इनिशियली जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है जो वो ब्लड में कम है, फिल्ट्रेट में ज्यादा है, तो फिल्ट्रेट है जो उसमें से ग्लूकोज है जो वो जाता रहेगा, बट फिल्ट्रेट से ग्लूकोज है जो जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, तो जब तक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं निकलती तब तक ग्लूकोज है जो वो ब्लड में जाता रहेगा। सेकेंडरी एक्टिव होता है कि जैसे ये सोडियम एंड पोटेशियम जब मूव करते हैं ना, तब उसके साथ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स मूव करते हैं, तो आप सिंपल लिख सकते हो दैट इज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स दे आर आल्सो एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। देन जो हमारे पास है वाटर की मूवमेंट होती है बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर की जो मूवमेंट है दैट अकर्स बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें फिर क्लोराइड आयंस है जो वो सोडियम जब अंदर जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है एंड क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड भी मूव कर जाता है अंदर की साइड, तो ये मूव करता है पैसिवली। ठीक है, तो क्लोराइड है जो दैट विल मूव पैसिवली एंड कुछ जो यूरिया है ना वो भी रीएब्सॉर्ब होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट है जो दैट इज आल्सो रीएब्सॉर्ब्ड। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट भी लिख लेते हैं हम, नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी रीएब्सॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो दैट इज आल्सो एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। इसीलिए बेटे हमने बोला था कि जो पीसीटी के सेल्स है वो क्या है, माइक्रो ब्रश बॉर्डर है, माइक्रोबियला इनके ऊपर प्रेजेंट है और उनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि उनकी बहुत सारी एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्टिवली है, दैट इज आल्सो एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। ठीक है, तो इसमें से वाटर एंड क्लोराइड पैसिव हो गए, बाकी सारी चीजें क्या हो गई, एक्टिवली रीएब्सॉर्ब हुई है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहां तक क्लियर हो गया। रीएब्सॉर्प्शन कहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा, पीसीटी में। पीसीटी में सब चीजें रीएब्सॉर्ब करनी है उसने, कौन कौन सी, वाटर हो गया, देन ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब वो रीएब्सॉर्ब करेगा। और इसके साथ साथ आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट्स, क्लोराइड सब कुछ क्या करेगा, रीएब्सॉर्ब करेगा। सिक्रीशन क्या होगा वो हम आगे जाके करते हैं। अब रीएब्सॉर्प्शन होगी पीसीटी की। अब रीएब्सॉर्प्शन हमने करनी है एट लूप ऑफ हेनले, रीएब्सॉर्प्शन एट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू वाटर, और जो इसका असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, दैट इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड एंड परमिएबल टू यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है जो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर फिल्ट्रेट से बाहर जाएगा, और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइट्स है जो वो इससे बाहर जाएंगे। फिर आ गया रीएब्सॉर्प्शन एट द लेवल ऑफ डीसीटी, रीएब्सॉर्प्शन एट द लेवल ऑफ डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी में रीएब्सॉर्प्शन है जो वो कंडीशनल होती है, ये वर्ड याद रखना है दैट एट डीसीटी कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों कंडीशनल होते हैं। तो कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन का मतलब है कि कुछ कंडीशंस के अंडर ही डीसीटी रीएब्सॉर्ब करता है, अदरवाइज डीसीटी है जो वो रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा। किसकी कंडीशन के अंडर, जब हमारा बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज होता है तो हमारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज एल्डोस्टेरोन, तो देयर इज कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन एट डीसीटी लेवल। तो कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर,
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड भी जाएगा, एंड रीअब्जॉर्प्शन और किसकी होगी, बाइकार्बोनेट्स की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। कंडीशनल का मतलब कुछ कंडीशंस के अंडर ही ये रीअब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे इसकी जब सिक्रीशन करेंगे वो भी हम करेंगे कि ये कंडीशनल है, सिलेक्टिव होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज रीअब्जॉर्प्शन एट कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी बेटे बहुत सारा वाटर है जो दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्ब होता है यूरिया। जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होता है इन ब्लड, और जो यूरिया है ये रीअब्सॉर्ब होके आ जाता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनीज, इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनीज। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होएगा कलेक्टिंग डक्ट लेवल पे, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड यूरिया की। क्यों होते हैं ये हम आगे जाके करते हैं। इतना क्लियर। तो पीसीटी में मेन रीअब्जॉर्प्शन हुई। डीसी जो हेनलेस लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया की। एंड जो डीसीटी है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल है। जब कंडीशन लगेगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होएगा बॉडी से, तो डीसीटी पे बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब होएगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। थर्ड स्टेप करते हैं हम। कौन सा है थर्ड स्टेप? दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने बोला कि अभी कुछ वेस्ट मटेरियल एंड टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी। बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो आयनिक बैलेंस है, जो पीएच वैल्यू है ब्लड की, वो मेंटेन करने के लिए ब्लड में से कुछ चीजें हैं जो वापस फिल्ट्रेट में जाएंगी, दैट इज नोन एज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन है जो इट अकर्स टू मेंटेन osmoregulation and pH value of blood। ठीक है, तो ये भी सब लेवल पे होगी। एट पीसीटी लेवल पे ही सबसे ज्यादा सिक्रीशन, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब होता है बेटे कि हमारी बॉडी में बैलेंस करने के बाद कितना, ये नहीं हम कहेंगे कि इतने परसेंट हाइड्रोजन इसने सिक्रीट कर दिया, इतने परसेंट ये सिक्रीट कर दिया। तो हमारी बॉडी में कितने परसेंट जो ये आयंस है, जितने परसेंट ज्यादा होंगे उतना वो सिक्रीट कर देगा। दैट इज सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ। किसका सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है? एक तो हाइड्रोजन आयंस का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमोनिया का। ठीक है, और यहाँ पे ये सिलेक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन एंड अमोनिया का ही होता है। इन टर्न ये रीअब्सॉर्ब किसको करते हैं? बाइकार्बोनेट को। यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन वाले में बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन भी लिख लो। वैसे तो हम डायग्राम बनाएंगे ना, वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयंस की रीअब्सॉर्प्शन मतलब उन्होंने जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाहर दे दिए और उसके बदले में नेगेटिवली चार्ज आयंस है जो वो रीअब्सॉर्ब कर लिए, ताकि उनका पीएच वैल्यू है जो वो मेंटेन रहे। दिस विल मेंटेन pH value of blood at 7 to 8 नियर अबाउट। हमने बोला स्लाइटली अल्कलाइन होता है ब्लड, 7.4 होती है इसकी, तो 7 to 8 के बीच बीच में। इसके अलावा सिक्रीशन होंगी ड्रग्स, हिप्यूरिक एसिड,
क्रेटिनिन। ये सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो सिक्रीट होंगे फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट, ठीक है। देन जो सिक्रीशन है एट लूप ऑफ हेनले, कोई सिक्रीशन नहीं होता एट लूप ऑफ हेनले। देन सिक्रीशन एट ट्यूबुलर सिक्रीशन एट डीसीटी लेवल, ट्यूबुलर सिक्रीशन एट डीसीटी लेवल। तो ये सिक्रीशन भी क्या होता है, कंडीशनल होता है एंड सिलेक्टिव होता है। यहां भी सिक्रीशन होता है किसका, सिक्रीशन ऑफ, यहां पे बेटे एच आयन तो हमेशा ही बाहर जाना है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ पोटेशियम आयन्स है जो उनका भी सिक्रीशन होता है, सिलेक्टिव है, मतलब अगर बॉडी में ज्यादा हो गया पोटेशियम तभी वो यहाँ पे सिक्रीट करेगा, अदरवाइज अगर ब्लड में पोटेशियम लेवल ऑलरेडी मेंटेन है तो वो इसको सिक्रीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का हो गया सिक्रीशन, एंड साथ ही साथ ये रीअब्सॉर्ब भी करेगा किसको, बाइकार्बोनेट को। तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये हमने लिखा है ना, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, उसको बैलेंस करने के लिए होता है। डायग्राम बनाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। एंड देन देयर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, किसका है, एट डीसीटी लेवल, एट डीसीटी हो गया, एट कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट है जो इसके ऊपर जाके बहुत थोड़ी मेनली इसमें सिक्रीशंस ही होते हैं, रीअब्सॉर्प्शन होती है, सिक्रीशंस है जो वो कम होते हैं, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम दैट इज सिक्रीटेड, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन कर लो, टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। अभी इसको सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम हम बनाने वाले हैं रिगार्डिंग दिस ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे बेटे हमने बनाया, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर ये हो गया ग्लोमेरुलस, और यहाँ पे ये होगी पीसीटी, देन ये हो गया लूप ऑफ हेनले, फिर इसका आ गया थिन सेगमेंट, ये इसका असेंडिंग लिम्ब आ गया, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद आ गया डीसीटी, और उसके बाद आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये डायग्राम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब जो एरोहेड्स ना बेटे हम इधर की साइड लगाएंगे, दिस मीन्स वो रीअब्सॉर्ब हुआ, और जो हम ट्यूब की तरफ लगाएंगे इसका मतलब वो सिक्रीशन हुआ है। तो रीअब्सॉर्ब है जो वो क्या कुछ हुआ है, रीअब्सॉर्ब हुआ हमने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुआ, अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब हुए, हार्मोन्स रीअब्सॉर्ब हुए, विटामिन्स रीअब्सॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हुए, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीअब्सॉर्ब हुआ, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हुआ, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हुआ, सल्फेट्स फॉस्फेट्स सब रीअब्सॉर्ब हुए, एंड पोटेशियम हो गया, सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, और इसके अलावा और क्या रीअब्सॉर्ब हुआ, बाय
कार्बोनेट है जो वो रीएब्सॉर्ब हुए। और जो सिक्रीट हुआ ब्लड में से जो फिल्ट्रेट के पास गया वो क्या गया, मेनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो जाना जाना हमेशा सिक्रीट ही होता है ये। एंड इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा ड्रग्स, ठीक है, ये सारा क्या हुआ है, सिक्रीट हुआ है। देन फिर आ गया हमारे पास क्या चीज आ गई, ये लूप ऑफ फेनले। लूप ऑफ फेनले का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू वाटर, एंड जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है ना बेटे वो यहां से बाहर जाता है, यूरिया है जो वो यहां से अंदर आता है और फिर यहां से बाहर निकल जाता है। ये हम क्यों होता है ये आगे जाके करेंगे। फिर आ गया डीसीटी। डीसीटी पे सब कुछ कंडीशनल है। एल्डोस्टेरोन की इन्फ्लुएंस में डीसीटी है जो वो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करता है। तो रीअब्जॉर्प्शन इसने किसकी की, इसने रीअब्जॉर्प्शन किया सोडियम क्लोराइड की। जब सोडियम अंदर गया ब्लड के, दैट इज जब नमक ज्यादा हो गया तो सॉल्ट ज्यादा हुआ, तो उसके इन्फ्लुएंस में इसने वाटर भी ज्यादा एब्सॉर्ब कर लिया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। और सिक्रीशन किसकी हुई, यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है हाइड्रोजन, सिक्रीट हो रहा है पोटेशियम। अगर ज्यादा हो गया ना, सिलेक्टिव है हमने बोला, अगर ज्यादा हो गया तो इसने पोटेशियम को भी सिक्रीट कर दिया। इन टर्न जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है जो वो इसने सिक्रीट किए, तो इन टर्न इसने नेगेटिवली चार्ज आयन है जो वो रीअब्सॉर्ब कर लिया, दैट इज बाइकार्बोनेट। फिर आ जाओ कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो कलेक्टिंग डक्ट है जो यहाँ पे बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ। क्या चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है, वाटर। ठीक है, ये वाटर है जो बाद में कहा चला जाएगा, ब्लड में चला गया। और क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यूरिया। तो ये जो यूरिया है ये ब्लड में नहीं गया, ये यूरिया किडनीज के ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा अगले लेक्चर में करेंगे। और ये कुछ यूरिया है जो यहाँ से लूप ऑफ फेनले में चला गया, फिर लूप ऑफ फेनले से बाहर निकल गया। तो मेनली जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हुआ, यूरिया किडनीज में आ गया, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट है ना, ये नहीं कि सारा का सारा यूरिया जो बना था वो किडनीज के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है जो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। इसके अलावा अगर आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है उसको, तो वो क्या चीज सिक्रीट कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है हाइड्रोजन, वो सिक्रीट कर रहा है पोटेशियम टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। तो किडनीज है जो हमने बोला वो दो काम कर रही है, वन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिया एंड सेकेंड इज मेंटेनिंग द पीएच वैल्यू, मेंटेनिंग द ऑस्मोरेगुलेशन, आयनिक बैलेंस मेंटेन करना हमारी बॉडी में, वो भी किडनीज का काम है। तो ये तीन हमने कर लिए स्टेप्स। वन किया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड किया ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, थर्ड किया ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वहां पे ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ, बट फिल्ट्रेट में उसने वो सब चीजें दे दी वो प्लाज्मा के पास थी, बहुत सारा पानी भी दे दिया। तो जो ये चीजें हैं ये रीअब्सॉर्ब होने इन द ब्लड। तो मेन जो रीअब्सॉर्प्शन है वो ही पीसीटी में, most of the water that is reabsorbed at PCT, 7 to 80% of the electrolytes absorb हो जाएंगे, ग्लूकोज, देन अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये सारा कुछ रीअब्सॉर्ब हुआ। आयंस में इसने सारे आयंस यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करने हैं। जो एनसीईआरटी है ना उसने थोड़ा सा गलत दिया, आपने याद रखना सारे आयंस यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट्स फॉस्फेट सब रीअब्सॉर्ब होते हैं, एंड अलोंग विद दीज बाइकार्बोनेट्स भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। जो सिक्रीट होते हैं वो हाइड्रोजन ने हमेशा सिक्रीट होना है, पोटेशियम है जो पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है, डीसीटी में सिक्रीट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। देन जो लूप ऑफ फेनले है वहां पे डिसेंडिंग लिम्ब वाटर है जो वो रीअब्सॉर्ब करवाता है, एंड असेंडिंग लिम्ब NaCl एंड यूरिया। यूरिया जो है यहीं पे घूमता फिरता रहता है,
और फिर DCT में कंडीशनल होती है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होएगा। सोडियम जब ज्यादा हो गया ब्लड में तो सॉल्ट ज्यादा हो गया तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, एंड इसके साथ ही पोटेशियम आयन सिक्रीट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, सिलेक्टिव सिक्रीशन हो जाएगा उनका। हाइड्रोजन है जो वो सिक्रीट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में फिर से वाटर रीअब्सॉर्ब होएगा, एंड देन यूरिया है जो वो ये रीअब्सॉर्ब करेगी किडनी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, NCERT के पेज नंबर 295 पे दी हुई है, देख लेनी है, एंड बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।